नमस्कार। आज हम शिक्षा और सीखने के एक ऐसे तरीके पर बात करने वाले हैं जो शायद हम सबकी स्कूली यादों से बिल्कुल अलग है। नमस्कार। मुझे याद है स्कूल में दिन का मतलब होता था घंटियों की आवाज। 9 बजे मैथ्स की घंटी, 10 बजे इंग्लिश की, फिर 11 बजे साइंस की। हाँ, हर 40 मिनट में एक नया विषय। हर 40 मिनट में एक नई दुनिया जिसका पिछली दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं होता था। आपने जो बताया वो हम में से ज्यादातर लोगों का अनुभव है। एक ऐसी व्यवस्था जहाँ ज्ञान को छोटे छोटे डिब्बों में बंद कर दिया जाता है। बिल्कुल। इतिहास वाले टीचर को इस बात से कोई मतलब नहीं थी केमिस्ट्री की लैब में क्या हो रहा है, और केमिस्ट्री वाले को इस बात से कि बच्चे हिंदी की क्लास में कौन सी कविता पढ़ रहे हैं। सही बात है। इसे ही कहते हैं सब्जेक्ट सेंटर्ड या ट्रेडिशनल अप्रोच। हाँ बिल्कुल। और सच कहूं तो कभी कभी बहुत बोरिंग हो जाता था। ऐसा लगता था जैसे हम बस एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पर कूद रहे हैं बिना ये समझे कि ये सब आपस में जुड़ा कैसे है। तो आज हम जिस इंटीग्रेटेड लर्निंग की बात कर रहे हैं, क्या वो इसी समस्या का समाधान है? क्या ये ज्ञान को उन डिब्बों से बाहर निकालने का तरीका है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इंटीग्रेटेड लर्निंग या एकीकृत दृष्टिकोण इसी फ्रैगमेंटेशन मतलब इसी अलगाव का जवाब है। अच्छा। ये मानता है कि ज्ञान एक बहती हुई नदी की तरह है जिसे आप अलग अलग तालाबों में नहीं बांट सकते। इसका मकसद रटना नहीं बल्कि विषयों के बीच कनेक्शन बनाना है, एक पुल बनाना है ताकि बच्चे जो भी सीखे उसे अपनी असल जिंदगी से जोड़ पाएं। ये सुनने में तो बहुत बड़ा बदलाव लगता है, पर ये असल क्लासरूम में होता कैसे है? मेरा मतलब है एक टीचर जिसके पास 40-50 बच्चों की क्लास है, एक तय सिलेबस है और दिन में सिर्फ कुछ घंटे हैं, वो इस नदी वाले फलसफे को हकीकत में कैसे बदलेगा? ये तो बहुत मुश्किल लगता है। आपका सवाल बहुत वाजिब है और ज्यादातर टीचर्स यही सोचते हैं कि इसके लिए बहुत सारे तामझाम या संसाधनों की जरूरत होगी, पर इसकी खूबसूरती यही है कि ये आपके आसपास की चीजों से ही शुरू हो सकता है। आसपास की चीजों से? हाँ, चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए क्लास के बाहर प्रांगण में एक पानी का हैंडपंप है। ठीक है, एक साधारण सा हैंडपंप। बिल्कुल। एक पारंपरिक टीचर के लिए वो शायद सिर्फ पानी भरने की चीज है, पर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच वाला टीचर उसी हैंडपंप को एक पूरी लर्निंग लैब बना सकता है। लर्निंग लैब कैसे? वो बच्चों को बाहर ले जाकर सबसे पहले ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन पर बात कर सकता है। साफ पानी क्यों जरूरी है? अच्छा। गंदे पानी से कौन सी बीमारियां होती हैं? पानी कहाँ से आता है? ये सब बातें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया ईवीएस का एंगल। हाँ, फिर टीचर बच्चों को एक बाल्टी भरने को कह सकता है और पूछ सकता है कि अंदाजा लगाओ इसमें कितने ग्लास पानी आएगा। आयतन मतलब वॉल्यूम, अनुमान और अनुपात सिखाए जा सकते हैं। मतलब कोई फॉर्मूला रटाए बिना सीधे प्रैक्टिकल करके। ये दिलचस्प है। और भी बहुत कुछ। और क्या हो सकता है? हैंडपंप लोहे का बना है, उस पर जंग क्यों लगती है? पानी का केमिकल फॉर्मूला क्या है? ये साइंस का दरवाजा खोलता है। अच्छा। और फिर सब बच्चे मिलकर पानी पर कोई कविता या गाना गा सकते हैं, जैसे पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। हाँ। इससे लैंग्वेज यानी भाषा का पार्ट भी हो गया। तो देखिए, एक हैंडपंप और 4 विषय जुड़ गए। वाह। यहाँ ज्ञान को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक समग्र अनुभव के तौर पर देखा गया। तो आप कह रही हैं कि हमें महंगे टीचिंग एड्स की जरूरत नहीं है बल्कि अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। बिल्कुल। तो अगर कोई क्लासरूम इस नजरिए को अपनाता है तो वो एक आम क्लासरूम से अलग कैसे दिखेगा? मतलब सिर्फ पढ़ाने का तरीका बदलेगा या पूरा माहौल ही बदल जाएगा? पूरा माहौल ही बदल जाता है। जेकब्स ने इसकी एक परिभाषा दी है कि ये एक ऐसा नजरिया है जहाँ किसी एक मुख्य थीम, मुद्दे या समस्या को समझने के लिए कई विषयों की भाषा और तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा। इसकी कुछ खास पहचान होती है जो आपको ऐसे क्लासरूम में घुसते ही दिख जाएंगी, और ये परीक्षा के लिहाज से भी बहुत जरूरी है। अच्छा, वो क्या है? सबसे पहली चीज फ्लेक्सिबल शेड्यूल। आपको वहाँ हर 40 मिनट पर टन टन बजने वाली घंटी नहीं मिलेगी। अच्छा। अगर बच्चे हैंडपंप वाले टॉपिक में रुचि ले रहे हैं तो एक्टिविटी 40 मिनट की जगह 60 या 80 मिनट भी चल सकती है। दूसरी, हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग। बच्चों को सेक्शन ए के होशियार बच्चे और सेक्शन डी के कमजोर बच्चे जैसे ग्रुप में नहीं बांटा जाता। सब मिलकर एक दूसरे से सीखते हैं। ये तो बहुत जरूरी बात है। आजकल स्कूलों में बच्चों पर लेबल लगाने की जो होड़ है, ये उसका सीधा जवाब है। सही बात है। और क्या अलग होता है? उसे असल दुनिया के अनुभवों से लिया जाता है, जैसा हमने हैंडपंप के उदाहरण में देखा। ठीक है। चौथा, थीमेटिक यूनिट्स। पढ़ाई अक्सर किसी थीम
या विषय वस्तु पर आधारित होती है, जैसे पानी, हमारा बाजार या त्योहार। और 5वां जाहिर है कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी विषयों को आपस में मिला के पढ़ाया जाता है। ये पांचों चीजें मिलकर क्लासरूम का पूरा डीएनए बदल देती हैं। ठीक है, तो विषयों को मिलाना या कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स इसका मूल आइडिया है। पर मिलाने का मतलब क्या हमेशा एक जैसा होता है? नहीं। या इसके भी अलग अलग तरीके या स्तर होते हैं? मुझे लगता है एग्जाम में सवाल यहीं से फंसाते होंगे। बिल्कुल, और यहीं पर कॉन्सेप्ट की असली गहराई है। डीएसएसबी और बाकी टीचिंग एग्जाम्स यहीं से सवाल पूछते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन के मुख्य रूप से 3 स्तर हैं। मैं आपको कीवर्ड्स के साथ समझाऊंगी ताकि ये हमेशा के लिए याद हो जाए। जी, ये कीवर्ड्स वाली ट्रिक हमेशा काम करती है। पहला स्तर है इंट्राडिसिप्लिनरी। इंट्राडिसिप्लिनरी इसका मतलब है एक ही विषय के भीतर, जब हम एक ही विषय के अलग अलग टॉपिक्स को आपस में जोड़ते हैं। जैसे ईवीएस की किताब में परिवार वाले पाठ को पड़ोस से, फिर पड़ोस को त्योहारों से जोड़ना। ये सब है तो ईवीएस के ही हिस्से, पर उन्हें अलग थलग करके नहीं बल्कि एक कहानी की तरह पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये तो आसान है, एक ही सब्जेक्ट के अंदर कनेक्शन बनाना। अगला स्तर क्या है? दूसरा और सबसे आम स्तर है इंटरडिसिप्लिनरी, यानी विषयों के बीच। इसमें 2 या 2 से ज्यादा विषय शामिल होते हैं। ओके। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि इसके भी 2 प्रकार हैं और अक्सर लोग यहीं कंफ्यूज होते हैं। अच्छा। पहला प्रकार है मल्टीडिसिप्लिनरी। इसका कीवर्ड है थीम। थीम, जैसे वो पानी वाली थीम। बिल्कुल। इसमें एक कॉमन थीम ले ली जाती है, जैसे पानी। अब सभी विषय उस थीम पर अपने अपने एंगल से पढ़ाएंगे। इतिहास का टीचर पानी के ऐतिहासिक स्रोतों पर बात करेगा, विज्ञान का टीचर पानी के केमिकल गुणों पर, और गणित का टीचर पानी की खपत पर सवाल हल कराएगा। ठीक है। पर यहाँ एक बारीक बात है, विषय अपनी पहचान नहीं खोते, सब अपने अपने दायरे में रहकर ही उस थीम पर काम करते हैं। समझ गया, मतलब सब अपनी अपनी क्लास में पानी के बारे में पढ़ाएंगे, पर शायद इतिहास के टीचर को पता भी ना हो कि साइंस की क्लास में क्या हुआ। हो सकता है। इसमें एक खतरा ये भी है कि विषय फिर भी अलग अलग ही रह जाएं, बस ऊपर से एक थीम का लेबल लग जाए। आपने बहुत गहरी बात पकड़ी, यही इसकी एक सीमा है। इसी को दूर करने के लिए इसका दूसरा प्रकार है, जिसे हम सही मायनों में इंटरडिसिप्लिनरी कहते हैं। इसका कीवर्ड है स्किल। स्किल। हाँ, स्किल। यहाँ विषयों के बीच किसी कॉमन स्किल का पुल बनाया जाता है, जैसे ग्राफ बनाना और डेटा को समझना एक स्किल है। अच्छा। ये स्किल साइंस के प्रयोगों का नतीजा दिखाने में भी काम आती है और सोशल साइंस में जनसंख्या के आंकड़े समझने में भी। तो यहाँ थीम नहीं बल्कि एक कॉमन स्किल है जो 2 विषयों को सच में एक दूसरे के करीब ला रही है। वाह, ये तो बहुत साफ हो गया। मल्टीडिसिप्लिनरी का फोकस क्या पर है, यानी थीम पर। हाँ। और इंटरडिसिप्लिनरी का फोकस कैसे पर है, यानी स्किल पर। और तीसरा और सबसे गहरा, सबसे क्रांतिकारी स्तर है ट्रांसडिसिप्लिनरी। अच्छा। यानी विषयों से परे। विषयों से परे। हाँ, इसका कीवर्ड है रियल लाइफ या नो बाउंड्रीज। यहाँ विषय ही खत्म हो जाते हैं, उनकी सीमाएं टूट जाती हैं। सारा ध्यान असल जिंदगी की किसी समस्या को सुलझाने पर होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। कोई उदाहरण देंगे इसका? मान लीजिए बच्चों को एक प्रोजेक्ट दिया गया, अपने स्कूल के आसपास वायु प्रदूषण के स्तर को कैसे कम करें। ठीक है। अब इस एक प्रोजेक्ट को करने में बच्चों को क्या क्या नहीं करना पड़ेगा। उन्हें साइंस का इस्तेमाल करके प्रदूषण मापना होगा, सोशल साइंस का इस्तेमाल करके लोगों से बात करनी होगी, उन्हें जागरूक करना होगा। सही बात है। मैथ का इस्तेमाल करके आंकड़ों का विश्लेषण करना होगा और लैंग्वेज का इस्तेमाल करके एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी। यहाँ बच्चे विषय नहीं पढ़ रहे हैं, वो एक असली समस्या को हल कर रहे हैं और इस प्रक्रिया में सारे विषय अपने आप इस्तेमाल हो रहे हैं। बट हमारा एजुकेशन सिस्टम तो बच्चों को विषयों के आधार पर ही परखता है ना, मैथ में कितने नंबर आए, साइंस में कितने। हाँ, ये एक चुनौती है। तो ये ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच जो सुनने में सबसे बेहतरीन लग रही है, हमारे मौजूदा एग्जाम सिस्टम के साथ कैसे फिट होगी? ये एक बहुत बड़ी चुनौती नहीं है? ये सबसे बड़ी चुनौती है और इसीलिए ये अप्रोच अभी भी बहुत कम जगहों पर लागू हो पाती है। हमारा असेसमेंट सिस्टम अभी भी विषयों में बटा हुआ है। लेकिन ये हमें ये सोचने से नहीं रोकता कि सीखने का सबसे असरदार तरीका यही है, और इसी वजह से इन अलग अलग स्तरों पर टीचर का रोल भी पूरी तरह बदल जाता है। हाँ, जाहिर है। वो सिर्फ लेक्चर देने वाला नहीं रह जाता। मल्टीडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी में टीचर एक फैसिलिटेटर या स्पेशलिस्ट की भूमिका में होता है। मतलब एक सहयोगी। हाँ,
जो रास्ता दिखाता है, मदद करता है, लेकिन ट्रांस डिसिप्लिनरी में जहाँ सब कुछ असल जिंदगी की समस्या के इर्द गिर्द है, टीचर एक को लर्नर और को प्लानर बन जाता है। को लर्नर मतलब बच्चों के साथ सीखने वाला। बिल्कुल, वो बच्चों के साथ मिलकर सीखता है और योजना बनाता है। वो ज्ञान का अकेला स्रोत नहीं, बल्कि सीखने की यात्रा में एक साथी बन जाता है। ये सब सुनकर मुझे एनसीएफ 2005 की याद आ रही है। उसका भी तो मूल मंत्र यही है कि ज्ञान को स्कूल के बाहर की जिंदगी से जोड़ा जाए। हाँ, क्या एनसीएफ भी इसी तरह के इंटीग्रेशन की वकालत करता है? हाँ, और ये एक एग्जाम अलर्ट है। एनसीएफ की गाइडलाइन से सीधे सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा, एनसीएफ 2005 एकीकृत शिक्षा पर बहुत जोर देता है, खासकर प्राइमरी कक्षाओं के लिए। उसकी गाइडलाइंस बहुत स्पष्ट हैं। वो क्या है? एनसीएफ कहता है कि क्लास 1 और 2 में ईवीएस की कोई अलग किताब नहीं होगी। एक मिनट, क्लास 1 और 2 में ईवीएस की किताब ही नहीं होती? ये तो मुझे नहीं पता था। मैं तो सोचता था कि ये सबसे जरूरी विषयों में से एक है। तो फिर बच्चे पर्यावरण के बारे में कैसे सीखते हैं? ये तो एक बहुत बड़ा गैप लगता है। गैप नहीं है, बल्कि उसे भरने का तरीका अलग है। उन्हें लैंग्वेज और मैथमेटिक्स की किताबों के माध्यम से ही ईवीएस के कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। अच्छा, जैसे भाषा की किताब में जंगल और जानवरों पर एक कहानी हो सकती है, और गणित की किताब में बच्चों से अपने घर के आसपास के पेड़ों को गिनने के लिए कहा जा सकता है। मकसद ये है कि पर्यावरण कोई अलग विषय ना लगे, बल्कि उनकी भाषा और गणित का ही एक हिस्सा बन जाए। अच्छा, तो ये इंटीग्रेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। और बड़ी कक्षाओं के लिए क्लास 3, 4, 5 में ईवीएस की एक एकीकृत किताब होती है, जिसमें साइंस और सोशल साइंस दोनों के कॉन्सेप्ट मिले होते हैं। हाँ, ये तो मैंने देखी है। आपने देखा होगा, ईवीएस की किताब में आपको परिवार, समाज, नक्शे, पानी, जानवर, पौधे सब कुछ एक ही जगह मिलता है। ये भी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का एक उदाहरण है। तो इसका मतलब है कि एक टीचर जिसके पास बजट नहीं है, वो रोज रोज बच्चों को हैंडपंप या तालाब पर नहीं ले जा सकता, तो वो क्लास के अंदर क्या करे? क्या उसके लिए भी कोई तरीका है? बिल्कुल, यही तो इंटीग्रेटेड लर्निंग की आत्मा है। आपको बस अपनी आंखें खुली रखनी है। हर चीज एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। हर चीज? हाँ, एक साधारण सा साबुन का रैपर लीजिए। साबुन का रैपर, उससे क्या सिखा सकते हैं? उससे आप 4 विषय सिखा सकते हैं। देखिए, उस पर दाम लिखा है, मान लीजिए 25 रुपए। ठीक है। और वजन लिखा है 125 ग्राम। इससे आप बच्चों को मैथ सिखा सकती हैं, कीमत, वजन, मापन। अच्छा, फिर उसमें मौजूद केमिकल्स के नाम लिखे होते हैं, जैसे सोडियम पैल्मेट। इससे साइंस का परिचय दे सकते हैं। उस पर लिखा होता है मेड इन मुंबई। हाँ, इससे सोशल साइंस जुड़ गया, शहर, राज्य, उद्योग। सही। और आखिर में उस पर जो भी जानकारी लिखी है, उसे पढ़कर बच्चे की लैंग्वेज की प्रैक्टिस होती है। एक छोटा सा फेंका हुआ रैपर और 4 विषय। ये कमाल का उदाहरण है। ये साबित करता है कि असली चीज नजरिया है, संसाधन नहीं। बिल्कुल। तो अगर मैं इस पूरी चर्चा को संक्षेप में समझने की कोशिश करूं, हमें विषयों को अलग अलग डिब्बों में नहीं देखना है। सही। और उन्हें जोड़ने के भी कई स्तर हैं। सबसे पहले एक ही विषय के अंदर टॉपिक्स को जोड़ना, वो था इंट्रा डिसिप्लिनरी। हाँ। फिर अलग अलग विषयों को एक कॉमन थीम से जोड़ना, वो है मल्टी डिसिप्लिनरी। या फिर स्किल से जोड़ना, वो है इंटरडिसिप्लिनरी। बहुत अच्छे। और सबसे ऊंचा स्तर है विषयों की दीवारों को ही गिरा देना और असल जिंदगी की समस्याओं को हल करना, मतलब ट्रांस डिसिप्लिनरी। क्या मैंने सही समझा? आपने बिल्कुल सही और सटीक सारांश दिया है। यही इस पूरी चर्चा का सार है। इंटीग्रेटेड लर्निंग बच्चों को रट्टू तोता बनाने की जगह उन्हें एक सोचने समझने वाला इंसान बनाता है, जो ज्ञान का इस्तेमाल करना जानता हो। और शायद आज के दौर में हमें ऐसे ही नागरिकों की सबसे ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। जब आप टीचर बनेंगे तो याद रखिएगा कि आपका काम सिर्फ सिलेबस खत्म करना नहीं, बल्कि बच्चों में सीखने की एक समग्र समझ पैदा करना है। आपको अपने आसपास की हर चीज में एक मौका दिखना चाहिए, चाहे वो एक पेड़ हो, एक बाजार हो, या फिर एक बिजली का बिल। ये बहुत ही प्रेरणादायक बात है। अंत में मैं हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ। जी। सोचिएगा, अपने घर या आस पड़ोस की कौन सी एक साधारण सी चीज, जैसे एक अखबार या रसोई में रखा एक मसाला बॉक्स, को आप एक ट्रांस डिसिप्लिनरी क्लासरूम प्रोजेक्ट का केंद्र बना सकते हैं। इसके बारे में सोचिएगा और आपको अपने आसपास ज्ञान के कई जुड़े हुए धागे नजर आने लगेंगे।